हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। फिजिक्स से रिलेटेड फिजिक्स के 3-4 चैप्टर के मैं क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी 2023 में सोच रहे हैं कि सिलेक्शन आप 100% आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करें। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो अभी आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए नहीं हैं और अगर कर दिए हैं तो पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर नहीं किए होंगे तब भी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, अभी इसी मंथ 18 मई तक ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अभी भी डेट इसकी जारी है, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखिए फिजिक्स के सभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। तो देखिए न्यूटन्स लॉ आप पढ़े होंगे, लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो वहाँ न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ का नेम होता है, फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है और थर्ड लॉ। न्यूटन्स ने 3 नियम दिए थे, तो उसी के नियम पर यह क्वेश्चन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आप कभी भूलेंगे नहीं। थोड़ा सा इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों भी मैं क्लियर करा देता हूं आपका। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। न्यूटन्स सेकंड लॉ जो है ये एफ बराबर एम में, ये आप याद करके चलिए, एफ बराबर एम में होता है। फोर्स, मास और एक्सीलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। ये देखिए फोर्स डेल्टा पी क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम है और ये चेंज ऑफ टाइम है। तो ये भी फार्मूला आपको रटा होना चाहिए, ये इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है न्यूटन सेकंड लॉ पे। ये देखिए डेल्टा पी ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। आपकी ये वैल्यू चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आपको क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी रहेगी। और ये डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टाइम टेकन, जितना टाइम लगेगा ये भी वैल्यू आपको दिया रहेगा और डायरेक्ट ये आप डिवाइड करेंगे, आपकी फोर्स निकल जाएगी। तो ये फार्मूला आप रट लीजिए, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड। जो आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है उसको एक नाम से जाना जाता है। जैसे फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, तीनों नाम को एक एक नाम से पर्टिकुलर जाना जाता है। तो देखिए इसमें कह रहा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया कहेंगे, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन कहेंगे या लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहेंगे। तो थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं। आप जितना आप रिएक्ट करोगे उतना वो भी रिएक्ट करेगा। हम मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उस पर जितना फोर्स लगाते हैं ना, वो वस्तु हमारे ऊपर भी उतना फोर्स लगाती है। तब जब फोर्स अधिक लगा देते हैं ना, तो जितना फोर्स लगाओगे उतना एक्शन रिएक्शन, यही है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो थर्ड ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ये देखिए इसमें आंसर लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। थोड़ा सा आपको क्लियर कराते हैं चीज़ें, क्योंकि आपको क्लियर होनी चाहिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जाम्पल थर्ड लॉ, द रिकॉइल ऑफ गन, जैसे गन जो होता है उसको रिकॉइल करते हैं, घुमाते हैं। या फिर मोशन ऑफ रॉकेट, देखते हैं रॉकेट में जब हम लोग रॉकेट उड़ाते हैं ना, तब पीछे से भी फोर्स लगाता है फिर आगे जाता है, तो एक्शन रिएक्शन वहाँ देखने को मिलता है। या फिर व्हाइल ड्राइंग वाटर फ्रॉम द बेल, अगर कुएं से पानी निकालना, तो ये भी है, कुएं से पानी निकालते हैं तो जितना फोर्स हम ऊपर लगाते हैं उतने फोर्स नीचे लगाती है, तो ये एक्शन रिएक्शन होती है। ऐसे अगर सिंपल आप न्यूटन्स थर्ड लॉ आप एक सिंपल वर्ड में कहें, किसी को एक थप्पड़ मारो वो भी एक थप्पड़ मारे, तो वो एक्शन रिएक्शन, एक्शन कर रहे हैं आप तो वो भी आपको रिएक्शन दे रहा है। तो इस हिसाब से तो ये चीज़ थर्ड लॉ हो जाएगा। और ये देखिए दी थर्ड लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसको बोला जाता है। तो ये लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन किसको बोलते हैं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। ये देखिए न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी यहीं आप क्लियर कर लीजिए। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ अगर आपको क्लियर हो जाता है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ, तो हो सकता है क्वेश्चन आपके आ जाए एंट्रेंस एग्जाम में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी देन इट्स रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ मोशन दैट इज नॉट प्रेजेंट स्टेट। देखिए
कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर आप कोई फोर्स, एक्सटर्नल बाहरी फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तभी तो बॉडी मूव करती है। द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी अंडर हुइच द अपोज एनी चेंज इट्स स्टेट, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो ये चीज़ हो जाएगा। ये देखिए, अब अभी ये आप एग्जाम्पल ज़रूर पढ़े होंगे, अगर 12th क्लास 11th क्लास अच्छे से पढ़े होंगे तो ये चीज़ आप पढ़े होंगे। व्हेन ए बस में आप बैठे हैं, मान लीजिए हम बैठे हैं बस में, व्हेन बस इज ट्रेन में आप बैठे हैं, रेस्ट स्टार्ट टू मूव सडनली, अगर बस में बैठे हैं और सडनली वो चलती है, दी पैसेंजर सिटिंग इन फील ये जर्क इन द बैकवर्ड, तो मुंडी जो होती है, सिर जो होता है, पूरी शरीर होती है वो पीछे की तरफ झुकती है। ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, क्योंकि हम लोग रेस्ट पे बैठे रहते हैं, एक बैग चलती है तो पीछे की तरफ जंप लगता है। डस्ट पार्टिकल कम्स आउट द कारपेट, अगर कारपेट मान लीजिए कोई चादर ले लीजिए, उस पर स्टिक छड़ी से उसको कारपेट पे मारेंगे तो कारपेट से धूल, डस्ट जो है निकलता है, तो वो चीज़ है, रेस्ट पे धूल रहती है, अब उसको मार रहे हैं तो उसी हिसाब से आपका ये सही हो जाएगा। और फर्स्ट लॉ को दी इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं, तो ये दूसरा नाम है। नेक्स्ट में न्यूटन सेकंड लॉ भी यहीं पे क्लियर कर लीजिए। न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है एफ बराबर एम में, ये फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए। एफ किसको कहते हैं? फोर्स अप्लाइड जो फोर्स करते हैं, ए को एक एक्सीलरेशन शो करते हैं, और एम जो होता है ये मास ऑफ द बॉडी होता है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को कहते हैं। लॉ ऑफ काउंटर फोर्स कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ एक्सीलरेशन कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? लॉ ऑफ एक्सीलरेशन कहते हैं। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ मोशन को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन को सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल द अप्लाइड अनबैलेंस्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वही चीज़ें जो आप फार्मूला वो रटे रहेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, ये आप तो देख ही सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन इसको कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड लॉ तो आपको क्लियर ही हो गया। थर्ड लॉ आप क्या है? थर्ड लॉ द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल द अपोजिट रिएक्शन एंड द एक्ट टू डिफरेंट बॉडीज। तो ये दो डिफरेंट बॉडी के एक्शन और रिएक्शन थर्ड लॉ होती है। तो ये चीज़ हो गया। ये देखिए न्यूटन्स, ये देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैंने बताया भी है, व्हेन ए बस, एक बस है, स्टार्ट सडनली, अचानक में वो चलने लगती है, दी पैसेंजर आर पुश्ड, ये बैक, पैसेंजर पीछे की तरफ पुश हो जाता है, पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने बताया था ना, फर्स्ट लॉ में ही बताया था कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में ऐसा ही होता है, न्यूटन्स इनर्शिया वहाँ पे शो करता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप एकदम करेक्ट करेंगे। और इसका देखिए, इसका आपका आंसर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के एक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिए हैं। और देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, ये आपका एक बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स में अच्छे से भी आप समझ आ जाएगा। लॉ ऑफ मोशन दिया गया है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, नीचे थर्ड लॉ, स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ये आप पढ़ लीजिए, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन्स एट द रेस्ट आर इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external unavailable force act on it। कोई भी वस्तु है, अगर कहते नहीं है, आप पढ़े होंगे, कोई भी वस्तु जहाँ पे है वहीं पे रहेगी, कभी नहीं, और जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वो मूव नहीं करेगी। तो वो चीज़ है। आपका फर्स्ट लॉ ये कहता है, और सेकंड लॉ कहती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी, मैंने बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स के इसके बराबर होती है। अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन फोर्स एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दिया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया।
अब मैक्सिमम इनर्शिया किस में आपको देखने को मिलेगा, तो जितना अधिक रोटेशन होता है ना उसमें अधिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलता है। तो एन आइटम एक्स आइटम्स में मैक्सिमम इनर्शिया देखने को मिलेगा, या फिर मॉलिक्यूल फिर, या फिर 1 रुपी कॉइन में, या फिर क्रिकेट बॉल में। तो क्रिकेट बॉल में मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए ये क्वेश्चन देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ रोटेशन, लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लॉ ऑफ मोमेंटम, या फिर इनमें से तो कुछ नहीं कहा सकते हैं ना, फर्स्ट लॉ को कुछ कह ही नहीं जा सकते। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से ऑप्शन में जो ऊपर दिए गए हैं कोई नहीं सही है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूटन्स का ये तो फर्स्ट लॉ होता है, इसको इनर्शिया बोलते हैं ना, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया तो ऑप्शन में है ही नहीं ना, तो इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, कौन अदिश राशि है, कौन सदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि कहते हैं। और एग्जाम्पल हमेशा पूछा जाता है। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? देख लीजिए, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी उसको उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल इधर नीचे दिए गए हैं और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल इधर नीचे दिए गए हैं। और मैं ये 2-3 बार वीडियो करा चुका हूँ फिजिक्स में, तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, मैं काफ़ी एग्जाम्पल बताया हूँ। तो ये देखिए, ये कौन सा है? ये आपका स्केलर क्वांटिटी वाले एग्जाम्पल ये हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल ये हैं, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। ये भाई 4 तो आप रट लेंगे ना कि वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। ये आपको रटा होना चाहिए भाई। P से मोमेंटम को शो करते हैं, F से फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट को D से और वेलोसिटी को V से। तो ये एकदम रटा होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। ये देखिए क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन तो अच्छे से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। देखिए अपॉन कैचिंग, ये भी क्वेश्चन आप 11th 12th में पढ़े ही होंगे कि एक क्रिकेटर है, क्रिकेट खेल रहा है, एक बॉल उसके पास आती है, वो फील्डिंग करता है, कैच पकड़ता है हाथ में, फिर कैच पकड़ते समय वो हाथ को पीछे की तरफ झटकता है। पीछे इसलिए झटकता है कि उसके हाथ में जर्क ना लगे, चोट ना लगे और अच्छे से कैच को गैदर करें। वही चीज़ ये क्वेश्चन है। अपॉन कैचिंग ये बॉल को कैच करने के दौरान ये एक क्रिकेटर फील्डर है, स्विंग हिज हैंड बैकवर्ड, वो अपने हाथ को पीछे की तरफ झटकता है। दी कंसेप्ट बिहाइंड हिज एक्सप्लेन, ये कंसेप्ट जो है क्या एक्सप्लेन करती है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करती है, या न्यूटन्स थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करती है? तो ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट लगाएंगे? इसमें ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देख लीजिए न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर m में आपका वही चीज़ लगता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब ग्रेविटेशन आप पढ़ेंगे फिजिक्स में ना, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो इसमें ग्रेविटेशन में शुरू में ही दिया गया है कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स लॉ आपको दिए गए हैं। कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है और थर्ड लॉ। 3 लॉ कैप्लर्स एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक मान सकते हैं, फिजिक्स के थे। तो ये 3 लॉ दिए थे। तो एरिया अब एरियल वेलोसिटी, अब एरियल वेलोसिटी ये देखिए, कैप्लर्स लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अच्छे से सब चीज़ समझ में आएंगी। तो ये देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें एंगुलर मोमेंटम आपका करेक्ट हो जाएगा। एंगुलर, लीनियर मोमेंटम नहीं करेक्ट होगा, एंगुलर मोमेंटम करेक्ट होगा। ये आप देख लीजिए। तो एंगुलर मोमेंटम आप कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों एंगुलर मोमेंटम करेक्ट हो रहा है? एंगुलर मोमेंटम इसलिए करेक्ट हो रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम एंगुलर वेलोसिटी इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये सब चीज़ें दी गई हैं।
तो इसलिए ये आपका कैपलर सेकंड लॉ इसलिए सही हो रहा है कि कैपलर सेकंड लॉ, दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ एरिया। ये भाई अच्छे से नोट कर लीजिए, कैपलर्स के सेकंड लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ एरिया कहा जाता है कैपलर्स के सेकंड लॉ को। अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ ऑर्बिट उसको बोलते हैं, तो फर्स्ट लॉ को बोलते हैं। तो ये इसलिए एज ए नो फ्रॉम कैपलर सेकंड लॉ, इसलिए आपका ये सही है। दिस द लाइन ज्वाइनिंग ए प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ टाइम विल कांस्टेंट। तो वो चीज़ें दी गई हैं जो इलेप्टिकल पार्ट वाले, जो सन के अराउंड प्लेनेट चक्कर लगाता है, वो सब चीज़ें ये देख लीजिए थोड़ा सा। सो वी कैन से दैट कैपलर्स लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कह सकते हैं कि सेकंड लॉ जो होता है, लॉ ऑफ एरिया होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्या होता है? बेस होता है। ये देखिए दी फर्स्ट लॉ, यहीं से आप क्लियर कर लीजिए सब कुछ, यहीं आप क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा ना। अब मैंने अभी बताया है कि फर्स्ट लॉ, कैपलर्स के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या मतलब क्या है? एक अंडे के आकार की धरती आपकी अंडे की आकार है। ऑल द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये मान लीजिए सन है, अब ये सन है, सन के चारों तरफ ये आपका क्या चक्कर लगाते हैं? प्लेनेट अराउंड द सन। ये देखिए प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं अराउंड द सन के चारों तरफ एक इलेप्टिकल ऑर्बिट, ये इलेप्टिकल अंडे के आकार के ऑर्बिट में हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब यहाँ एक फोकाई होता है सन के, इसी के अराउंड ये चक्कर लगाते हैं। द सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं। तो ये तीनों लॉ आप नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, और सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया, और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं। तो ये कैपलर्स के तीन लॉ आप अच्छे से देख लीजिए और ये एक क्वेश्चन लगाइए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 9.8। आपका एक्सीलरेशन की वैल्यू दे दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया। ऑन ए बॉडी ऑफ वेट भी दे दिया 9.8, वेट भी दे दिया 9.8 न्यूटन दे दिया। और टेक ए ग्राम, अब ग्राम में ये वैल्यू आपको दे दी गई है। अब आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड आपको निकालना है। तो F बराबर एम में लगाइए ना, F बराबर एम ए लगाएंगे, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फोर्स निकालना ही है, और एम की वैल्यू, इसमें मास की वैल्यू, इसमें वेट की वैल्यू दिया है ना, ये दिक्कत है थोड़ा सा। तो इसको मास की वैल्यू, मास इक्वल टू क्या होता है? मास इक्वल टू होता है वेट बाई ग्राम होता है। तो वेट की वैल्यू दिया गया है 9.8 दे रहा है, और आपकी ग्राम की वैल्यू भी दे दिया गया 9.8। तो 9.8 से जब काटेंगे ना तो 1 आएगा, वो 1 किलोग्राम आपका आ जाएगा। 1 kg आप एम की वैल्यू 1 kg रखिए, और एक्सीलरेशन की वैल्यू भी दे दिया गया है 9.8 दे दिया गया है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाएगा, देख लीजिए आप। क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ आप लगाएंगे, यह बराबर एम में लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे आप, और इसी फार्मूले में आप देखिए एक्सीलरेशन की वैल्यू दी गई है वेट ऑफ द बॉडी 9.8। सिंस इस प्रकार वेट ऑफ द बॉडी mg आपको होता है, वेट ऑफ द बॉडी mg होता है। अब मास क्या होता है? वेट पर ग्राम होता है। 9.8 इतना आपका 1 kg आ गया, यह बराबर एम में आप रख दीजिए 1 kg एम की वैल्यू, और ए की वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया गया है। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 न्यूटन आपका आ जाएगा। अब 9.8 न्यूटन आप ऑप्शन में देखेंगे तो आप ऑप्शन में इसको पाएंगे 9.8 न्यूटन आपको ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है तो विल बी हाईएस्ट, वो किस जगह पे हाईएस्ट होगा? वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन की वैल्यू हाईएस्ट होगी। कहाँ पे होगी? डिस्टेंस आर अबव द अर्थ सरफेस, नहीं, ये एट द अर्थ सरफेस पे ही होगी।
अर्थ सरफेस पे होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप करेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए नेचुरल मैग्नेट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए नेचुरल मैग्नेट। इसमें से चारों ऑप्शन में नेचुरल मैग्नेट कौन है। बार मैग्नेट को नेचुरल मैग्नेट नहीं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। हार्स शू मैग्नेट को भी आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। लेकिन मैग्नेटाइट ऑफ लोड स्टोन, ये जैसे ही लोड स्टोन आपको दिखेगा ना, ये आपका नेचुरल मैग्नेट होता है। तो थर्ड ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। और जो भी जितने मैग्नेट इसमें दिए गए हैं, मैग्नेटाइट ऑफ लोड स्टोन को छोड़ के ये सभी आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं। तो ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप इसमें देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये देखिए, नेचुरल मैग्नेट नथिंग बट एन ओर ऑफ आयरन दैट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। जो नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो अट्रैक्ट कर लेता है, चिपका लेता है आयरन, लोहे को, निकिल को एंड कोबाल्ट को टूवर्ड इट, अपनी तरफ करता है। ये देखिए, और मैग्नेटाइट लेड लोड स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैग्नेट। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया। ये देखिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन कौन से होते हैं। बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो और सभी एग्जाम्पल में दिए गए थे। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स कैन बी फाउंड बाई। लॉरेंज फोर्स जो होता है ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगाएंगे। लॉरेंज फोर्स फाउंड किस में देखा जाता है, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स कैन बी फाउंडेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये चीज़ आपको दिया गया है। अब फ्लेमिंग में लेफ्ट हैंड रूल को ऐसे आप तिरछा 2-3 उंगली निकालते हैं, उसमें थंब रहता है, थंब फिंगर और मिडिल फिंगर, 3 फिंगर को लेफ्ट हैंड जब आप लगाते हैं, किसका 3 आपका फ्लेमिंग के जब रूल लगाते हैं तो 3 फिंगर को यूज करते हैं। एक मिडिल फिंगर होता है, मिडल फिंगर पॉइंट टूवर्ड द वो करंट को शो करता है, और थंब किसको शो करता है, टूवर्ड द लॉरेंज फोर्स को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, द मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी। ये देखिए, द मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसका मैग्नेटिक आपको ससेप्टिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। द मैग्नेटिक susceptibility, the magnetic susceptibility of an ideal diamagnetic substance। आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, तो -1 होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें आप क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। व्हेन डज ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं, बिकम ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक जब चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, तो फेरोमैग्नेटिक कब चेंज होता है पैरामैग्नेटिक में, तब चेंज होता है जब ये क्यूरी टेम्परेचर होता है ना, जब क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर चला जाता है। एक क्यूरी टेम्परेचर होती है, जब उसके टेम्परेचर के ऊपर चला जाता है तो फेरोमैग्नेटिक अपने आप को पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड लगाएंगे, एबव क्यूरी टेम्परेचर। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट व्हिच द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल चेंज। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है किसी मैग्नेट की, उसकी वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है क्यूरी टेम्परेचर पे। व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन क्यूरी टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ दी गई थी, ये भी देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि दी सब्सटेंस व्हिच आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट कर लिया जाता है बाय द मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फेरोमैग्नेटिक जो होता है सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा।
रहा है। तो ऑप्शन नंबर फेरी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर फेरो दिया गया है, तो फेरो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका। आप देख सकते हैं फेरोमैग्नेटिक यहाँ थोड़ा सा दिया गया है, फेरोमैग्नेटिक पढ़ सकते हैं इसके बारे में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए फेरोमैग्नेटिक ये दिया गया है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर सब्सटेंस दैट एक्वायर स्ट्रांग मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल एक बार देखिए, एक बार डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का आप एग्जाम्पल बता दीजिए। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये तीन भाई रट लीजिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। और यहीं पे आप इसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कौन से एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं एल्युमिनियम, मैग्नीज और प्लेटिनम। ये तीन दिए गए हैं, तो तीन ये भी आप एक बार देख के ज़रूर जाएं, वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट ये क्वेश्चन तो आप तुरंत सॉल्व करेंगे ना। मैग्नेटाइट ऑफ लोडस्टोन ये आपका दिया गया है, नेचुरल मैग्नेट होता है। अभी ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे। द बेस्ट मटेरियल टू मेक परमानेंट मैग्नेट। अब देख लीजिए, बेस्ट मटेरियल टू मेक परमानेंट जो मैग्नेट होता है ना, वो कौन सा मटेरियल है कि जो परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए बेस्ट मटेरियल है। एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट आयरन, कॉपर या फिर एल निको। तो एल निको को यूज़ किया जाता है। एल निको बेस्ट मटेरियल टू मेक परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट को एल निको बेस्ट मटेरियल होता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार, यहाँ से क्वेश्चन तो बनने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हम आपको एक्स्ट्रा भी समझा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। इसके बिलास्टी को भी ई से शो करते हैं। कभी कभी तो यही पूछा जा सकता है कि इसकेप बिलास्टी शो कैसे करते हैं। तो भी ई, ये इसकेप बिलास्टी, ई मीन्स इसकेप, बी मीन्स बिलास्टी, इसकेप बिलास्टी ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स मास। अब ये देखिए कह रहा है इसके बिलास्टी ऑफ बॉडी, इसके बिलास्टी जो होती है डिपेंड्स होती है मास पे, एज हियर मास ऑफ अर्थ। अब ये देखिए ये आपको दिया गया है, तो स्केप बिलास्टी जो होती है ना, ये मास पे कभी नहीं डिपेंड करती। तो ये कह रहा है स्केप बिलास्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यम नहीं, रोड में यम। तो मास पे भाई स्केप बिलास्टी जो होती है ये मास पे डिपेंड नहीं करती, ना डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती। और एक चीज़ पे नहीं डिपेंड करती, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। स्केप बिलास्टी होती क्या है अभी बता रहे हैं। अगर किसी भी वस्तु को कोई भी वस्तु हो, उसको अगर फेंक दिया जाए, कितनी स्पीड से फेंका जाए। अगर हम 11 ये डायरेक्ट पूछता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर 1 सेकेंड की रफ्तार रख दी जाए 11.2 किलोमीटर ना, तो वो फिर वस्तु उसी स्पीड से फेंक दी जाए तो वो वापस नहीं आएगी। वो इसके ये देखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड लिख लीजिए। ये देख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर किसी भी वस्तु को फेंक दिया जाए ना, तो उसी को तो इसके बिलास्टी बोलते हैं। वो चला जाएगा, लौट के आएगा ही नहीं। तो इसके बिलास्टी की वैल्यू ये डायरेक्ट होती है। और देखिए ये जो इसके बिलास्टी होती है ये किसी वस्तु को मास पे डिपेंड नहीं करती। कोई भी बॉडी हो, अगर कोई भी बॉडी हो यार, उसको इतने स्पीड से फेंको तो मास पे डिपेंड ही नहीं करती। और किस एंगल पे उसको फेंकते हैं, एंगल पे भी नहीं डिपेंड करती। कोई भी एंगल हो, प्रोजेक्शन एंगल होता है फेंकने का 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40, तो उस पर भी डिपेंड नहीं करती। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। सही बात है, मास ऑफ द बॉडी पे इसके बिलास्टी डिपेंड नहीं करती, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब देख लीजिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा आपको चीज़ें ये समझ में आनी चाहिए। इसके बिलास्टी होती क्या है, द मिनिमम बिलास्टी रिक्वायर्ड टू स्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगी। इस कॉल्ड, उसको स्केप बिलास्टी कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं, BE से इसको दर्शाते हैं। इसके बिलास्टी ऑन द अर्थ गिवन, इसके बिलास्टी का फार्मूला ये है, आप रट लीजिए। इसके बिलास्टी अगर पूछा जाएगा तो G की वैल्यू आपको ये
दी रहेगी एग्जाम में क्वेश्चन में, और एम की वैल्यू भी दी रहेगी और आर की वैल्यू भी आपको एग्जाम में मिल जाएगी। आर क्या होता है, रेडियस होता है, एम क्या होता है, मास होता है। तो ये सब की वैल्यू दे रहेगी, इसके वेलोसिटी आप निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा कि इसके वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कभी कभी तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखिए अब इसके वेलोसिटी तो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर की, ये देखिए आप जो ये मॉडर्न फिजिक्स है ना, मॉडर्न फिजिक्स की मैंने 2-4 वीडियो कराई है चैनल पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे मिलेगा, अभी मैं लास्ट में बताता हूँ। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर की जो टेम्परेचर है, इफ़ द टेम्परेचर, यदि सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, तो क्या करेक्ट होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड इंक्रीज हो जाएगी, यही शायद करेक्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड जो होती है ना, उसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसमें होते हैं बैलेंस बैंड में, वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन नहीं, बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, तो सेकंड ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल इज यूजुअली कंप्राइज सिलिकॉन, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। एक बार तो ये भी पूछा गया था कि सिलिकॉन जो होता है उसका गैप कितना होता है, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। नेक्स्ट ये देखिए भाई साहब, क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाएंगे। लॉजिक गेट की एक वीडियो बनाई हुई है, देख लेंगे तो मास्टर हो जाएंगे लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट फिजिक्स में आप पढ़ेंगे ना, हो सकता है लॉजिक गेट यार सिंपल पूछ ले, हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ यही पूछ ले। अगर यही पूछ लिया ना, आइडेंटिफाई लॉजिक गेट ऐसे बना देगा, तो और पूछेगा कौन सा इसमें लॉजिक गेट है, तो चलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता। आर आप कैसे बनाते हैं, ओ कैसे लिखते हैं, ओ ऐसे लिखते हैं ना आर, तो ओ बनाने के लिए ये देखिए ओ ऐसे करिए, ओ फिर यहाँ से यहाँ लेके आइए, ये ऐसे लेके आइए, फिर यहाँ पे कर दीजिए, ए कर दीजिए, बी कर दीजिए, तो ये कौन सा गेट हो गया, ये आपका आर गेट हो गया। अब लेकिन ये इससे मैच कराइए, ऐसा ही बना है क्या, ये काफ़ी लोग को ऐसा ही लग रहा होगा कि ऐसा ही बना है, नहीं, यहाँ देखिए एक बुल्ला रखा गया है, तो यहाँ पे मैंने तो बुल्ला तो रखा नहीं है, अब यहाँ पे बुल्ला रख दीजिए, ये नॉट का चिन्ह होता है, अगर इसमें बुल्ला रख देंगे तो आर गेट चेंज हो जाता है किसमें, नैंड में। आर किस में, नार में चेंज होता है, नार में, आर नार में चेंज हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आप नार गेट लगाएंगे, तो इसमें ऑप्शन आपका आर चेंज हो जाएगा नार में। और एंड गेट कैसे बनाते हैं, ए कैसे लिखते हैं, ए ऐसे सीधी रेखा मारते हैं ना, तो ये हो जाता है आपका एंड गेट। ये देखिए, ये अभी चलिए बता रहे हैं, रुक जाओ नीचे आओ ना, नीचे आओ। गेट सभी आपको एकदम सिंबल चिन्हा देते हैं, एकदम पहचानना तो आना चाहिए गेट। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा या ट्रूथ टेबल पूछ लेगा कि किस मतलब लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल बताइए, या फिर ट्रूथ टेबल नहीं पूछेगा तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही देगा, लॉजिक गेट दे देगा सिंबल, और पूछ लेगा कि कौन सा लॉजिक गेट है। तो ये देखिए, ये आप पहचान लेंगे ना, आर गेट। ये देखिए आर गेट ए भी बना है, लेकिन इसमें बुल्ला लगा दिया छोटा सा, तो आर की जगह नार, जहाँ पे बुल्ला लग गया वो नाट गेट शो करता है, तो आर में नाट लग गया तो नार गेट हो गया। देखिए एंड ऐसे एकदम सीधी रेखा जाएगी और ऐसे जाएगा, ये एंड गेट होता है। और एंड गेट में अगर ये बुल्ला लगा दिए तो एंड के आगे यन मतलब नैंड गेट हो गया। ये देखिए ये जार गेट में ये आपको दिखेगा, और जार गेट में अगर बुल्ला लग गया तो XNOR गेट हो जाएगा। और ये देखिए ये आपका नाट गेट, ये गेट पहचान लीजिए, ये गेट क्या होता है, ये नाट गेट का चिन्ह होता है। ये देखिए बुल्ला लगा है और सिंगल यहाँ इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है। तो ये देखिए ये आपका नाट गेट पहचान लीजिए, और आर गेट पहचानिए, नार गेट पहचानिए, एंड। तो इसको साथ में ऐसे ये दोनों साथ में देख लीजिए, ये दोनों साथ में देख लीजिए, और ये अकेला देख लीजिए। ये 5 गेट पहचान लीजिए, काम हो जाएगा। और अगर ज़्यादा देखना है तो ये जार और नार देख लीजिए। तो ये गेट आप पहचान लीजिए, और ट्रूथ टेबल भी आपको पता होना चाहिए भाई। ट्रूथ टेबल पता रहेगा तो आर गेट का पूछ लेगा, आर गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, तब भी तो आप गलत कर जाएंगे ना। एक दो बार तो ट्रूथ टेबल ही पूछ लिया था। तो ट्रूथ टेबल अगर निकालने के लिए आपको एक्सप्रेशन पहले पता होना चाहिए। जैसे मैं आर गेट का आपको एक गेट का बता ही दे रहा हूँ। आर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, आर गेट का एक्सप्रेशन होता है A+B। जो आर गेट कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ये देखिए आर गेट,
इसका दो इनपुट कर दीजिए ए प्लस बी मैंने बना दिया। तो ए प्लस बी और ये जो आउटपुट होता है इसको y मान लीजिए, तो इक्वल टू y होता है। y इक्वल टू ए प्लस बी जो होता है ये किसका होता है, ये होता है आपका आर गेट का। तो ये आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। इसी एक्सप्रेशन के बेस पे ट्रूथ टेबल निकालते हैं ए प्लस बी। जैसे ट्रूथ टेबल में आप दो ही चीज़ इनपुट में आप जो ये मैं इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये वाले इनपुट, इसमें आप एक या दो ही इनपुट दे सकते हैं, या आप 0 देंगे या फिर आप 1 दे सकते हैं। लॉजिक गेट की ये कहानी है। तो ट्रूथ टेबल आप आर गेट का बना लीजिए। चलिए मैं एक गेट की तो बना के दिखाई देता हूँ। ए प्लस बी होता है ना, ये आपका एक्सप्रेशन दे रहा है। अब ट्रूथ टेबल ये आप बना लीजिए। ट्रूथ टेबल में 3 लाइन आपको बनानी पड़ती हैं, 1 2 3। अब 1 2 3 में ये कर लीजिए, यहाँ पे ए लिख लीजिए, यहाँ पे बी लिख लीजिए और यहाँ पे ए प्लस बी ये फार्मूला लिख लीजिए। ऐसे आप निकालते हैं। अब ए में जो हम ये आपको बना था, ये आर गेट बनाए थे ना, आर गेट में ए में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बी में क्या प्रोवाइड करेंगे, ए में या आप 0 प्रोवाइड करिए या 1 प्रोवाइड करिए, बी में उसी। तो मान लीजिए ए में हम 1 प्रोवाइड करते हैं और बी में क्या प्रोवाइड करते हैं, 0। तो यहाँ ए में देख लीजिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 1, और बी में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बी में हम प्रोवाइड कर रहे हैं 0। फिर एक बार इसमें 0 प्रोवाइड करेंगे, एक बार इसमें 1 प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद एक बार इसमें 0 प्रोवाइड करेंगे, इसमें एक बार 1 प्रोवाइड करेंगे, फिर एक बार 1 1 डालेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ प्लस है ना, अगर 1 में 0 जोड़ेंगे किसी में वैल्यू में, यहाँ पे एक 0 0 पहले डालेंगे, दोनों में एक 0 0, तो 0 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही तो आएगा। अगर यहाँ पे 1 प्रोवाइड करेंगे और 0 प्रोवाइड करेंगे तो ये देख लीजिए 1 में 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए एक में 0 एक में 1, तो 0 1 करेंगे 1 आएगा। और 1 + 1 देखिए इसमें जो है ना, ऐसा नहीं जोड़ते कि 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इसमें होता ही नहीं है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार से इसमें ये आपका 0 1 1 1 ये ट्रूथ टेबल की रिजल्ट होती है, एंड आर गेट की होती है। इसी प्रकार से आप एंड गेट का ट्रूथ टेबल, पहले एक्सप्रेशन सिंबल पता होना चाहिए। एंड गेट का क्या होता है, y = a.b, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है आपका एंड गेट का, एंड गेट AND एंड गेट का होता है। और कभी भी ट्रूथ टेबल जब बनाते हैं ना, तो देखिए ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका ये होता है, आप 3 कॉलम बना लीजिए, 1 2 3, और फिर उसमें एक में ए लिख लीजिए, एक में बी लिख लीजिए और एक में आप जिस का भी बनाएंगे उसका फार्मूला लिख लीजिए। और देखिए ये फार्मूला लिख लेते हैं वाई, और ये फार्मूला एक बार आप 0 लेंगे इसका, एक बार इसमें भी 0 0 डालेंगे, फिर उसके बाद एक में 1 डालेंगे, इसमें 0 डालेंगे, और फिर उसमें एक 0 डालेंगे 1 डालेंगे, फिर एक बार 1 1 डालेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ अगर मल्टीप्लाई रहेगा, मान लीजिए हम एंड गेट का निकाल रहे हैं, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0। किसी की वैल्यू में 0 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही हो जाती है, और 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। ये आपका एंड गेट का पूरा ट्रूथ टेबल आ जाएगा। तो ऐसे ही लॉजिक गेट को सॉल्व करते हैं, सिंपल होता है। वीडियो देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वैसे तो समझ में कुछ चीज़ें तो आई ही होंगी, अच्छे से समझाए हैं हम। तो ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 14 ग्रुप, जो कार्बन फैमिली है 14th ग्रुप है, एलिमेंट है, इसमें से नॉट सेमीकंडक्टर, कौन सेमीकंडक्टर नहीं है, नॉट या सेमीकंडक्टर, तो कार्बन ही होता है जो सेमीकंडक्टर एलिमेंट नहीं होते हैं, सेमीकंडक्टर एलिमेंट शो नहीं करते। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तो सेमीकंडक्टर ही एलिमेंट हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से थोड़ी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, द मटेरियल दैट हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच जो कंडक्टिविटी शो करता है वही सेमीकंडक्टर होता है, आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इवन दो कार्बन जो होता है लाई करता है इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इट इज नॉट ए प्योर आर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय, कौन सा इसमें है जो एलॉय नहीं है। तो सोल्डर दिया गया है, सिल्वर, ब्रॉन्ज और एक आपका ऑप्शन है ब्रास। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एलॉय नहीं है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, या फिर मैं
कमेंट में, किसी ना किसी कमेंट में तो मैं रिप्लाई ही देता हूँ कि कौन सा आंसर है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम इंक्लूड करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय। अब आपको ये बताना है सोल्डर, सिल्वर, ब्रॉन्ज या ब्रॉस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर दियर इन द बैलेंस सेल ऑफ सेमीकंडक्टर एलिमेंट। जो सेमीकंडक्टर एलिमेंट होते हैं, अभी मैंने बताया था सिलिकॉन, जर्मेनियम, यही सब होते हैं। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर दियर, इनके बैलेंस सेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होते हैं 4। ये शायद आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके कौन से करेक्ट जाएंगे, 4 आपका करेक्ट जाएगा। 4th ऑप्शन नहीं, 3rd ऑप्शन करेक्ट जाएगा। 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3rd ऑप्शन में 4 दे रहा है, तो आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, दी सेमीकंडक्टर हैव रेजिस्टिविटी। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच होती है, या फिर इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, या फिर कंडक्टर से कम होती है, या फिर एनी ऑफ द एबव पॉसिबल, या फिर सभी पॉसिबल हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1st ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1st ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन जो है कम्युनिकेशन सिस्टम से थोड़ा क्वेश्चन आप देख लीजिए। कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन देखिए, इन हेयरिंग एड्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किए जाते हैं, मान लीजिए किसी का कान का ऑपरेशन हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब सुनाई नहीं पड़ता, ज़्यादातर एज वाले पर्सन में होता है, तो ये हेयरिंग एड्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किए जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव इज चेंज। अगर साउंड वेव ये एम्पलीट्यूड को चेंज करता है ना, मान लीजिए एम्पलीट्यूड उसका ज़्यादा रहेगा तो कान का पर्दा फिर बेकार हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड चेंज करके उसका साउंड की क्वालिटी डाउन कर देती है, तो एम्पलीट्यूड ही चेंज करता है। ये जो हियरिंग एड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ये हियरिंग एड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव इज चेंज। तो साउंड वेव को क्या चेंज करता है, एम्पलीट्यूड चेंज करता है, तो ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एफएम सिग्नल, जो एफएम रेडियो सिग्नल आर जनरली प्रोपागेटेड, किस में प्रसारित होता है। एफएम सिग्नल जनरली किस में प्रसारित होता है, किसके द्वारा प्रसारित होता है, बाई किसके द्वारा, स्काई वेव के द्वारा, डायरेक्ट वेव के द्वारा ही एफएम सिग्नल जो होता है ये प्रसारित किया जाता है, डायरेक्ट वेव के द्वारा। तभी तो एंटीना खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद एफएम रेडियो पकड़ लेता है, तो डायरेक्ट वेव में ही तो ये एफएम सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, डायरेक्ट वेव में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप 3rd लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हिच टाइप ऑफ सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द एंटीना। जो एंटीना होता है, एंटीना खड़ा करते हैं, व्हिच टाइप ऑफ सिग्नल, किस टाइप का सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है एंटीना के दौरान। एंटीना के द्वारा किस टाइप के सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले, हाई फ्रीक्वेंसी, हाँ तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्या सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं एंटीना के थ्रू। तभी देखिए एंटीना लगा रहता है ना, अभी तो नेटवर्क में भी एंटीना आते हैं, तो टावर जो लगते हैं वो एंटीना के काम ही करते हैं, अलग अलग उसमें इक्विपमेंट फेड किए जाते हैं, तो ये इस हिसाब से। साइज ऑफ द एंटीना एरिया, एंटीना शुड हैव साइज कंपेरेबल द वेवलेंथ सिग्नल लीस्ट, जो वेवलेंथ होता है उसका 4 गुना होता है, लीस्ट L/λ/4 इन डायमेंशन में होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एनी डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। ये आपको डिवाइस बताना है कि कौन सी डिवाइस है जो क्या करती है, एनर्जी को कन्वर्ट करती है एक फार्म से दूसरे फार्म में। तो रेक्टिफायर होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं, फिर ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो ट्रांसड्यूसर ही होते हैं। ऑप्शन नंबर 3rd आप करेक्ट लगाएंगे कि यही डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है एनर्जी को एक फार्म से दूसरे फार्म में, तो एनर्जी को चेंज कर देती है। ट्रांसड्यूसर देख लीजिए, ट्रांसड्यूसर के बारे में थोड़ी सी लिखी गई हैं चीज़ें। एनी डिवाइस दैट कन्वर्ट टू फ्रॉम एनर्जी टू अनदर कैन बी टर्म एज ट्रांसड्यूसर, ये टर्म यूज किया जाता है। ये देखिए रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर भी देख लीजिए। रेक्टिफायर जो होते हैं ये क्या करते हैं, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है अल्टरनेटिंग करंट को इनटू ए डायरेक्ट करंट बाय यूजिंग। ये देखिए एसी को डीसी में कौन चेंज करता है, एसी करंट, जो इन्वर्टर घर में बैटरी चार्ज होती है, इन्वर्टर लगे रहते हैं, तो इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर को एसी मिलता है, वो बैटरी को डीसी सप्लाई कर देता है, तो वो रेक्टिफायर उसमें लगे रहते हैं। इन्वर्टर में छोटे छोटे डायोड लगे रहते हैं,
रेक्टिफायर ही होते हैं वो सब चीज़ें। चलिए न्यूक्लियर फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है, मॉडर्न फिजिक्स, ज़रूर देखिए, क्वेश्चन ज़रूर आपके सॉल्व होंगे। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पे भी चलिए अच्छा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता ही देता हूँ, क्योंकि हो सकता है पूछ ले। द लॉस ऑफ वन न्यूट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू, अगर न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। लॉस ऑफ वन न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन होता है। लॉस ऑफ वन न्यूट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू, लॉस ऑफ वन न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, इंक्रीज ऑफ वन प्रोटॉन, या फिर नन ऑफ दीज, या बोथ लॉस ऑफ वन बीटा पार्टिकल एंड इंक्रीज ऑफ वन प्रोटॉन, नहीं ओनली लॉस ऑफ वन बीटा पार्टिकल। तो फोर्थ ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ये बीटा पार्टिकल का ही तो चिन्ह है ये, तो बीटा पार्टिकल, लॉस ऑफ वन बीटा पार्टिकल, अगर एक न्यूट्रॉन लॉस हो रहा है तो समझ लीजिए वन बीटा पार्टिकल लॉस हो रहा है। ये देखिए, नेम द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया बाय कैपेसिटी। नेम द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर, आपको लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहाँ पे है और उसकी कैपेसिटी क्या है। तो वो भाई साहब है कुदनकुलम में है। कुदनकुलम कहाँ पे है, ये कुदनकुलम जो है, ये देखिए, ये कुदनकुलम आपका तमिलनाडु में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कुदनकुलम विद द हेल्प ऑफ रसिया, रसिया के द्वारा हेल्प किया जा रहा है और तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर आप फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे इस क्वेश्चन का। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में जो है वो है कुदनकुलम में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एन अल्फा पार्टिकल इज सेम एज, अल्फा पार्टिकल की अगर बात करें ना तो आपको हीलियम तुरंत याद आ जाना चाहिए। हीलियम का एटॉमिक वेट जो होता है 4 और 2 एटॉमिक नंबर, तो अल्फा पार्टिकल ये शो ही करता है हीलियम के न्यूक्लियस को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज्ड बाय द एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ, रेडियो कार्बन डेटिंग जो यूज किया जाता है टेक्निक, ये टेक्निक किसके एज को डिस्टिमेट करने के लिए, तो ये फॉसिल्स के, जो फॉसिल्स है ना जो विलुप्त हो गए हैं, मान लीजिए काफ़ी समय से जो विलुप्त हो गए हैं, उनके तो जो अंश होते हैं ना, हड्डी होते हैं, मान लीजिए जो कभी मानव थे पहले वो विलुप्त हो गए थे, पेकिंग मानव थे, जावा मानव थे, अब उनके अवशेष तो चट्टानों में मिलेंगे ना, तो उनकी फॉसिल्स को, उनकी हड्डियां तो मिलेंगी, तो अब उनकी हड्डियां से ये पता लगाया जा सकता है कि कितने साल पुरानी है, तो ये एस्टिमेट किया जाता है फॉसिल्स को। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर अगर डिफरेंट हो रहा है और उसके न्यूक्लिया उसके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अब पहले तो यही पता होना चाहिए ना न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन कैसे आप निकालते हैं, तो मैंने उस वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से समझ में आएंगी। लेकिन मैं चलिए थोड़ा सा यहाँ भी आप कुछ चीज़ें बताता हूँ। मान लीजिए ये आप यक्स ले लीजिए, सोडियम जैसे ले लीजिए, इधर यक्स और इसके ऊपर इसको शो करते हैं ए से। ए क्या है, ए है आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है, एटॉमिक क्या है, एटॉमिक मास इसको बोल सकते हैं ए को। और यहाँ जेड को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं जेड को। ये पूरा आपका शो किया जाता है। अब जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 23 होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अब आप कैसे निकालेंगे एटॉमिक, ये जो आपका ये देख लीजिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर जो होता है, ये जेड जो होता है, ये जेड जो होता है, जेड की वैल्यू जो होती है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करती है, कितने प्रोटॉन हैं। अब मान लीजिए इसमें आपको सोडियम में पूछ लिया कि कितने प्रोटॉन हैं, तो 11 प्रोटॉन आप बताएंगे, तो जेड प्रोटॉन को शो करता है। और एटॉमिक मास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एटॉमिक मास में आपका प्रोटॉन भी होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एटॉमिक मास बोला जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, सोडियम का आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, तो मैंने बताया था जेड, और ये क्या बताया था, जेड और ए बताया था। तो आप न्यूट्रॉन पूछेगा
तो क्या घटा देंगे, ए में से एटॉमिक जो मास था उसमें से आप ये जेड की वैल्यू घटा देंगे। जेड की वैल्यू क्या थी, एटॉमिक नंबर थी, तो आप ये जब घटाएंगे तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो सोडियम को आपको अगर न्यूट्रॉन पूछना है कि सोडियम का न्यूट्रॉन कितना होता है, तो ये देखिए ए की वैल्यू 23 है और जेड की वैल्यू 11 है, तो 23 में से 11 घटा देंगे तो 12 आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो सोडियम में न्यूट्रॉन ऐसे ही निकालते हैं और कहीं भी पूछेगा तो न्यूट्रॉन ऐसे ही निकालेंगे, ए माइनस जेड कर देंगे तो निकल जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें न्यूट्रॉन सेम है बट उसके मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, तो उसको आइसोटोन्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं। आइसोटोप में मैं बता दे रहा हूँ, एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास किससे शो किया जाता है, एटॉमिक मास शो किया जाता है, मैंने बताया था कि ए से शो करते हैं। तो आइसोटोप में एटॉमिक मास जो होता है ये डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होते हैं जेड की वैल्यू ये सेम होती है, और इसका जस्ट अपोजिट आइसोबार में आप कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए आइसोटोप, ये देखिए लिखा गया है सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट मास नंबर रहेगा, और इसका जस्ट अपोजिट आइसोबार का होता है, और आइसोटोन तो मैंने अभी ही बताया है क्वेश्चन में ही। तो ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स होता है जुड़ना, ऐड होना। अगर यहीं पे फिजन देता, फिजन मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन मतलब टूटना, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन की बात कर रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जुड़ना। एटॉमिक बम तो फिजन है, हाइड्रोजन बम भी फिजन, बोथ एटॉमिक हाइड्रोजन एंड बम। अब इसमें कौन सा ऑप्शन, हाइड्रोजन बम जो है ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है, हाइड्रोजन बम। तो आप लगाएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बम। अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 30 डेज। अब ये आपका हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका टी हाफ, आप टी हाफ की वैल्यू दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 30 डेज। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आफ्टर 90 डेज। अब आपको क्या, आपको हाफ लाइफ आपको निकालना ही है, तो हाफ लाइफ निकालने के लिए ये आप फार्मूला आप देख लीजिएगा, n=n0e⁻LT। अब देखिए टी हाफ की वैल्यू आपको, ये टी हाफ की वैल्यू का टी हाफ ये आपका फार्मूला ही होता है 0.693 बाई लेमडा, तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कैपिटल टी, टोटल जो टाइम पीरियड है उसमें 90 दिन दे रहा है, और उसमें जो टी दे रहा है वो 13 डेज दे रहा है। और यन की वैल्यू आपको कैसे निकालना है, यन की वैल्यू कैपिटल टी अपान स्मॉल टी आप निकाल लेंगे, यन की वैल्यू निकाल लेंगे। यन की वैल्यू यहाँ जब निकालेंगे कैपिटल टी 90 रखेंगे, नीचे 30, यहाँ पे देखिए सब कुछ किया गया है। फिर उसके बाद इस वैल्यू में आप रख देंगे, ये आप यन देख लीजिए, यन नॉट, ये इनिशियल, ये फाइनल, और ये हाफ, ये यन। यन की वैल्यू मैंने निकाल ही लिया है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिएंगे, तो 3 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, n/8 आ जाएगा। तो ये आप ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन आप यहाँ से आप क्वेश्चन लगा लेंगे 1/8। यहाँ आप 3 तरीका 9, आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, 90/30, 0 3 तरीका 9, 3 आ जाएगा। 1/2 का आप 3 कर दीजिए, और 2 दूना 4 दूना 8, ये आप 1/8 आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर मेनली यूज्ड एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर कैंसर एक बीमारी है, एक डिजीज है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो यूज की जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। अल्फ़ा रेज यूज की जाती है, बीटा रेज। तो ज़्यादातर आपको कौन सी रेज यूज की जाती है, गामा रेज यूज की जाती है, बीटा रेज नहीं, ना अल्फ़ा ना गामा ना एक्स रेज, तो आप गामा रेज यूज करते हैं। तो इतने क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कलेक्ट किए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन अच्छे ही क्वेश्चन थे, कुछ
अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो आप देखे ही होंगे। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादातर रिवाइज ही करें। चलिए एक बार यूट्यूब ओपन कर लीजिए, कुछ चीज़ें आपको मैं बता ही देता हूँ। यूट्यूब ओपन करिए। देखिए जैसे ही आप यूट्यूब पे मेरे चैनल को सर्च करेंगे, सीट इन नीट चैनल, जैसे ही सर्च करेंगे आप देखिए ये आपको लोगो दिखेगा, ये चैनल का नेम दिखेगा। तो उसी लोगो पे आपको क्लिक करना है। इसी लोगो पे क्लिक कर लीजिए। जैसे इस लोगो पे क्लिक करेंगे ना, आप मेरे चैनल का ये देखिए कवर फोटो है, और फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। मेरे चैनल पे देखिए 1300 प्लस वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। 37.6 सब्सक्राइबर भी हैं। तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करने में आप भी हेल्प करें। और देखिए आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करके सभी वीडियो रिवाइज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको काफ़ी वीडियो आपको दिखेंगे इसी चैनल पे। बहुत वीडियो है, 1300 वीडियो है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एकदम रिवाइज कर लीजिए। जो मैं चैप्टर बोलता हूँ, जो आप चैप्टर सोचते होंगे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर की आपको ज़रूर वीडियो मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके मैं एकदम धुआंधार कराया हूँ। तो आप वीडियो को रिवाइज, मैं प्लेलिस्ट में थोड़ी वीडियो बता देता हूँ। ये वीडियो आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर रूल विथ एग्जाम्पल, क्वेश्चन पूछ लिया था पिछली बार सिग्निफिकेंट फिगर से, तो एक बार वीडियो जरूर रिवाइज करके जाएं। सिग्निफिकेंट फिगर वाला वीडियो दिखा दिया आपको, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ऐसे प्लेलिस्ट में खोजेंगे तो वीडियो मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिए। ये देख लीजिए फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन, एक वीडियो है लेकिन ज़रूर देख के जाना है। यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आएंगे ही। फिजिक्स क्वेश्चन 2023 से 13 वीडियो इंक्लूड किया हूँ, तो ये भी ज़रूर देख के जाएंगे। और एक चीज़ आपको वो वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो फिजिक्स कूलॉम्स लॉ, देख के जाएंगे। और ये देखिए फिजिक्स ये भी है, फिजिक्स ये भी है। तो थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री, ये तो केमिस्ट्री है, ये वाला वीडियो मैं बता रहा था। ये वीडियो देखिए 2021 में ही कराया था मैं। तो इसमें न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स, इसमें 2 वीडियो है, तो दोनों वीडियो ये आप रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ही आप खोजेंगे काफ़ी वीडियो आपकी फिजिक्स में मिल जाएंगी, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी मिलेंगी। और जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे ना प्लेलिस्ट में, मॉडल क्वेश्चन पेपर एक भी नहीं छोड़ के जाना है। मॉडल क्वेश्चन पेपर काफ़ी मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं कराया हूँ। तो जैसे देखिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2019 बायोलॉजी मॉडल नीट का, ये 2019 का है। तो मॉडल टेस्ट पेपर, ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। काफ़ी मॉडल टेस्ट पेपर कराए हूँ जो नर्सिंग के लिए मैं जब प्रिपरेशन कराया था, तो मिलेंगी आप। मॉडल टेस्ट पेपर आप करके जाएँ। मार्फोलॉजी देख के जाइएगा, मार्फोलॉजी से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। मोल कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा केमिस्ट्री में। मॉडर्न फिजिक्स, ये देखिए जो लॉजिक गेट की बात कर रहा था, मॉडर्न फिजिक्स की 2 वीडियो मैं कराया हूँ। दोनों वीडियो आप जरूर देख के जाएंगे, ये दोनों वीडियो। तो ऐसे ऐसे वीडियो आप रिवाइज करिए। ये देख लीजिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में 19 वीडियो ऐड किया हूँ। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर, अब ये देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कितनी वीडियो हैं, 2 वीडियो इसमें हैं। तो ऐसे ऐसे वीडियो आप खोजिए।